अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर और हकीम, आप उनका नाम शायद जानते हों, हकीम मोहम्मद सईद। जब मैं छोटा होता था तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के हस्पताल खाली करने हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 वक्त का खाना कर दीजिए। उनकी बात आज की वीडियो से मुझे समझ आई है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इस वक्त हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में हैं और मैंने सोचा कि देखा जाए कि रोज़े का और साइंस का क्या ताल्लुक है। साइंस रोज़े को कैसे इम्प्लीमेंट करती है, उस पर कैसे रिसर्च कर रही है। तो चलते हैं, मैं आपको रोज़े की इफादियत बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि रोज़ा किस तरीके से आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। मैं आपको सबसे पहले जो फास्टिंग का बताना चाहता हूँ कि उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे क्या आता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब है सेल्फ और फेजी का मतलब है ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के सेल जो कि डैमेज हो चुके होते हैं, जो कि पुराने हो चुके होते हैं, उनको हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म कर देती है, क्लीन अप कर देती है हमारी बॉडी। तो हम अपनी बॉडी को खुद क्लीन कर रहे होते हैं, इसको ऑटोफेजी कहा जाता है। और साइंसदानों को जानकर हैरानी हुई कि ऑटोफेजी का प्रोसेस उस वक्त बहुत तेज़ी से होता है जब हम भूखे रहते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, हम रोज़े की हालत में होते हैं। जब हम 6 घंटे तक फास्टिंग करते हैं तो हम रिसर्च के मुताबिक इस प्रोसेस में से गुजरना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता क्लीन हो रहे होते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं और हमारी बॉडी अपनी क्लिनजिंग कर रही होती है। सिर्फ बॉडी अपनी क्लिनजिंग नहीं कर रही होती, बल्कि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन भी अपनी क्लिनजिंग कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप इस रिसर्च पेपर को भी देख सकते हैं, इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, जिसमें हमें दिखाया गया कि लिवर की क्लिनजिंग कैसे हो रही है। लिवर में जो सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, वह आहिस्ता आहिस्ता कैसे ख़त्म हो रहे हैं जब इंसान भूखा रहता है। हार्ट के सेल्स भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को ग्रे मैटर कहा जाता है और बीच वाले हिस्से को वाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे मैटर हाई ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस करता है, प्रोसेसिंग करता है, सेंसेस जितनी आती हैं उनको प्रोसेस करता है। इसी तरीके से मेमोरी और लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो जब हम ऑटोफेजी के प्रोसेस में होते हैं तो उस वक्त न्यूरॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं, पुराने न्यूरॉन्स को ख़त्म किया जा रहा होता है। मैं आपको यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा बाहर का हिस्सा होता है ब्रेन, उसके भी कुछ ग्राफ और कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि रिसर्च पेपर में शाया हुई हैं और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ब्रेन सेल्स, पुराने ब्रेन सेल से हम हाथ धोते हैं और फिर हम नए ब्रेन सेल्स की तरफ जाते हैं। हमारे दिमाग में एक और हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर मेमोरीज बनाई जाती हैं। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस बनाता है। तो जिन लोगों को याददाश्त के मसाइल होते हैं बड़ी उम्र में जाके, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें चीज़ें भूल जाती हैं, अमूमन उनका हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। जिस तरीके से पार्किंसन डिजीज़ होती है, जिस तरीके से अल्जाइमर होती है और बच्चों में डेमेंशिया भी होती है, तो उसमें हिप्पोकैम्पस आपका डैमेज हो चुका होता है। ये रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर आप 2 दिन हफ्ते में रोज़े रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है रिसर्च में, आईएफ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बीमारियां आपको ना हो बुढ़ापे में जाकर। तो आपको दिमाग की बीमारियों से भी ये डिजीज़ बचाती है। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो बात की है ऑटोफेजी की, यानी कि पुराने सेल्स और डैमेज सेल्स को ख़त्म करना है। लेकिन रोज़ा नए सेल्स भी प्रोड्यूस करता है। जब हम भूखे होते हैं तो बहुत सी ऐसी रिसर्च हमें बताती हैं, जिनमें से सिर्फ चंद रिसर्चेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हमारे नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप दिमाग की तरफ जाएं तो हिप्पोकैम्पस का न्यूरोजेनेसिस होता है। न्यूरोजेनेसिस का मतलब ये है कि हमारे दिमाग के सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, मैं आपको एक न्यूरॉन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसकी एक एक्सॉन यानी स्टेम होती है और फिर इसके डेंड्राइट्स होते हैं और ये आपस में मिलते हैं और एक जाल बनाते हैं दिमाग का।
तो ये न्यूरॉन्स जब हम भूखे रहते हैं तो हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं, यानी कि नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ भूखे रहने से आपके दिमाग में एक प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती है जिसे BDNF कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर है, एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जब BDNF प्रोड्यूस होती है तो हमारे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। हम अगर परेशानी में हैं तो हमारी परेशानी कम होती है। और ये कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? नॉर्मल बॉडी की अगर बात की जाए तो जब हम भूखे रहते हैं तो ये 50 से 400% ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर आप 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो ये 100% ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर आप 48 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो ये 400% ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर आप कई दिन लगातार रोज़ा रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आप पर असरअंदाज होती हैं, तो उन बीमारियों का आप पर हमला भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप भूखे रहेंगे, अगर आप फास्टिंग करेंगे। मैं आपको एक और स्टडीज़ दिखाता हूँ जो कि 30 दिनों की फास्टिंग पर की गई। ये तो मुझे लगता है कि हम मुसलमानों के लिए की गई, क्योंकि हम भी 30 दिन भूखे रहते हैं। और इसमें 13 बंदे और एक खातून शामिल थी। उनको कैंसर के मर्ज के खिलाफ देखा गया कि फास्टिंग क्या मदद करती है। इस दिन जब वो भूखे रहे तो पहले इस एक्सपेरिमेंट से पहले उनका ब्लड लिया गया और उसमें प्रोटीन लेवल्स देखे गए कि क्या उनके प्रोटीन लेवल ऐसे हैं कि उनको कैंसर का रिस्क हो। बीच में यानी 15 दिनों के बाद फिर ब्लड सैंपल्स लिए गए और उसमें भी प्रोटीन्स के लेवल्स देखे गए। और जब उन्होंने रोज़े रख लिए तो उसके बाद 30 दिनों के रोज़े के बाद भी उनके प्रोटीन लेवल्स लिए गए और उनको जज किया गया। और उस पर साइंसदानों ने बहुत सी रिसर्च की और हमें बताया कि प्रोटीन लेवल्स उनके ऐसे थे कि उनको कैंसर के जो रिस्क थे वो रोज़े रखने के बाद बहुत ज़्यादा कम आए। तो अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो भूख आपकी मदद कर सकती है, रोज़ा आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ ग्राफ्स भी दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ्स काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्रोटीन लेवल्स की जो मेजरमेंट थी उसमें बताया गया कि उनका रिस्क ऑफ कैंसर वो रिड्यूस हुआ। बहुत सी और बीमारियां जो कि भूखे रहने की वजह से हमें नहीं होती, मसलन मोटापा नहीं होता, शुगर कंट्रोल में रहती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ कंट्रोल में रहती है। बल्कि कई रिसर्च पेपर तो ये कहते हैं कि DNA अगर डिफेक्ट हो उसमें भी रिपेयर कर सकता है हमारा भूखा रहना, तो हमारे DNA को भी रिपेयर कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक और स्टडी दिखा रहा हूँ जो कि हमें ये बता दिया कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। एजिंग को WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बीमारी डिक्लेयर किया है और उन्होंने बताया कि इसका इलाज पॉसिबल है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आइंदा 10 सालों में ऐसी टैबलेट्स मार्केट में आ जाएंगी होपफुली, जो कि आपकी एजिंग को स्लो कर देंगी। लेकिन एजिंग होती कैसे? तो सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे सेल्स में जीन्स होती हैं और उन जीन्स में एजिंग की भी जीन्स होती हैं। तो अगर सपोज 10 जीन्स हैं, 10 बत्तियां हैं और एक बत्ती ऑन हो जाती है 10 साल के बाद, तो पहली जीन 10 साल के बाद ऑन होगी, दूसरी 20, तीसरी 30 के बाद, और इस तरीके से अगर एक इंसान 100 साल जीता है तो उसकी 10वीं जीन्स भी ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर आप भूखे रहेंगे और रोजे रखेंगे तो अब पहली जो जीन्स है जिसे 10 साल बाद ऑन होना है वो 15 साल के बाद हो सकता है कि ऑन हो। ये मैं अपनी अजम्पशन के जरिए आपको समझाने के लिए आसानी से बता रहा हूँ। तो अब आपकी उम्र तो है 15 साल, लेकिन आप लग रहे हैं 10 साल के। उसके बाद जब आप 30 साल के हो तो हो सकता है कि आपकी दूसरी जीन 1 हो जाए या ब्लिंक करना शुरू हो जाए, ऑन हो जाए। तो अब आपकी उम्र है 30 साल, लेकिन लग रहे हैं आप 20 साल। तो इस तरीके से ये रिसर्च हमें ये बताती है कि भूखे रहने से आपकी एजिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और भूखा रहना आपको जवान रखने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँ कि जवान दिखने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम शुगर्स लेते हैं, हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और उनका ब्रेकअप किया जाता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से हम काम करते हैं, हमारे सेल्स फंक्शन करते हैं, हमारे मसल्स फंक्शन करते हैं और इस तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही होती है। लेकिन जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो उस वक्त तो हम कोई चीज़ खा नहीं रहे, तो अब हमारा जिस्म कहाँ से एनर्जी ले रहा है?
उस वक्त हमारा जिस्म, हमारी बॉडी हमारी चर्बी को, हमारे फैट्स को जलाना शुरू कर देती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को कीटोन्स कहा जाता है। कीटोन्स की शक्ल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये काम लिवर कर रहा होता है और उसके बाद कीटोन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, मसल में जाते हैं, न्यूरॉन्स में जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि आपने एक गाड़ी सीएनजी पर डाली हुई है और सीएनजी पर चला रहे हो और एकदम आप पेट्रोल पे शिफ्ट करते हो तो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलेगी, एकदम स्पीड लेगी, उसकी पिकअप बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम सीएनजी पर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कीटोन्स की तरफ आते हैं तो हम पेट्रोल की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जब ये कीटोन्स हमारे दिमाग में जाते हैं तो न्यूरॉन्स भी सेल हैं, उन सेल्स में हमारे पावर हाउस होते हैं। एक सेल का एक पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये ऐसे है जैसे एक शहर है और उसके बीच में एक ग्रिड स्टेशन लगा है जो कि उस शहर की पावर दे रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर तरीके से पावर नहीं देगा सेल को तो सेल के कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ फंक्शंस नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे शहर में अगर बिजली पूरी ना दी जाए तो कुछ हिस्सों में बत्ती होगी और कुछ हिस्सों में बत्ती नहीं होगी। कीटोन्स माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से सेल के सारे फंक्शंस काम करना शुरू हो जाते हैं, फंक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। इसे कहा जाता है कि हमारा ब्रेन सुपर स्टेट में चला गया, क्योंकि न्यूरॉन्स ब्रेन का हिस्सा है तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा याद कर सकते हैं, ज़्यादा मेमोरीज बना सकते हैं और उसकी वजह यह है कीटोन्स। तो जब नॉर्मल बंदा कीटो डाइट खाता है पतले होने के लिए, आपने सुना होगा कीटो डाइट, तो उसके कीटोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो 4 गुना ज़्यादा होते हैं आम हालात में। लेकिन जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जो कीटोन्स हैं वो 20 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो भूखे रहना आप देख रहे हैं कितना फ़ायदेमंद है कि उससे कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और हमारा पावर हाउस यानी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल को ज़्यादा एनर्जी देता है और हमारा ब्रेन सुपर कंडीशन में चला जाता है। अगर हम माजी में जाएं तो हमारे पास खाना इतनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होता था। इंसान शदीद भूख की हालत में खाना खाता था, लेकिन आज हम लज्जत के लिए खाना खाते हैं। 3 हिस्से एक दिन में 3 टाइम तो हमने मस्ट खाना है, इसलिए हम पर ज़्यादा बीमारियां असरअंदाज हो रही है क्योंकि हम भूखे नहीं रहते। अगर हम भूखे रहें तो हमारे सेल्स, पुराने सेल्स भी ऐसा ऐसा ख़त्म होते रहें, नए सेल्स आ जाएं, हमें कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियों से भी हम दूर रहें और उसके साथ साथ हम ब्रेन पावर को यूज़ कर सकें, हम अपनी बॉडी की पावर को भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी नीचे होता जा रहा है, हम स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं और हमारी बॉडी पर डिजीज़ अटैक भी बहुत करती हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें कि हफ्ते में कम से कम 2 रोज़े ज़रूर रखें। ये साइंस कह रही है। साइंस ये कहती है कि 2 दिन रोज़े ज़रूर रखने चाहिए और हमारे बुज़ुर्ग तो वैसे भी 2 दिन रोज़े रखते हैं, वो सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं। तो रोज़े में बहुत ज़्यादा ताकत है, साइंटिफिकली हमने डिस्कशन की और भूखा रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।